तिलक राज 5वीं कक्षा का हमारा साथी था। बहुत पहले तिलक राज का परिवार अपनी 3 बहनों तथा मां के साथ हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे से प्रभावित होकर अलीगढ़ में आकर बसा था। मां ही घर की मुखिया थी। पिता की मृत्यु बहुत पहले ही हो गई थी। हम लोग साथ साथ स्कूल जाते। समय से पहले हम तिलक राज के घर पहुंच जाया करते। 15 सीढ़ियां चढ़ने के बाद दरवाजे से होते हुए ठीक उसके आंगन में पहुंच जाते। पहली सीढ़ी से ही पराठों के बनने से निकलने वाली घी के धुएं की सुगंध नाक में आती। 2-3 पराठों का नाश्ता करता तिलक राज। 3 परतों वाले लाल लाल सीके पराठों को माँ गोल सा करके गुपली बनाकर तिलक राज के हाथों में दे देती। तिलक राज पहले पराठे का बड़ा सा गस्सा खाता, फिर उसके बाद लंबे गिलास में भरी चाय के 2 घूंट भरता। बीच बीच में तिलक राज की 3 बहनों में से एक उसके सर में तेल डाल जाती तो दूसरी कंघे से उसके बाल काट जाती और तिलक राज बिना यह ख्याल किए कि स्कूल को देर हो रही है पराठे की गोल गुपली से गस्सा खाता, फिर उसके बाद चाय के 2 घूंट भरता। हम आंगन के दरवाजे के पास खड़े होकर एक एक चीज़ देखते। उसके साथ साथ हमारे मुंह का स्वाद भी बदल जाता। सोचते 3 परतों के लाल लाल सीके पराठों के साथ चाय का स्वाद अवश्य ही अच्छा होता होगा। फिर कोई बहन बस्ता तैयार करके देती और हम लोग फिर 15 सीढ़ियाँ उतरकर पुलिस चौकी वाले 6 नंबर के प्राइमरी स्कूल को चल पड़ते। हमें भी लगता और लोग भी मानते कि तिलक राज हमारा पक्का दोस्त था, पर शायद उन दिनों पक्के दोस्त की परिभाषा भी ना जानते थे हम। अपने घर की गिरी आर्थिक स्थिति हमसे छिपी नहीं थी। त्योहारों पर लोगों के घरों से पकवान बनने की सुगंध आती। माँ के ना रहने के कारण बुआ जी आकर कुछ ना कुछ दे जाती। फूफा जी एक गांव के मुखिया थे। बहुत बड़े बड़े बगीचों, ना जाने कितने खेतों और बड़ी सी हवेली के मालिक। एक बड़ी सी घोड़ी की बग्गी में बैठ कर आती बुआ जी। सर पर हमेशा चारा का पल्ला होता। राम सरन कोचवान एक घर के सदस्य की तरह था। आते ही पिताजी से कहता, मामा जी राम राम, और दादाजी से कहता, दादाजी पाए लागू। पिताजी दादाजी उसे सुखी रहने, लंबी उम्र तक जीने का आशीर्वाद देते। बुआ जी बारी बारी से सभी से गले मिलती। बुआ जी के पीछे पीछे राम सरन साथ लाए सामान को एक एक करके अंदर रख देता। उनमें होते बगीचों तथा खेतों की फसल की चीज़ें, पकवान, मिठाई आदि। दोपहर के बाद 3-4 बजे तक बुआ जी भाई के पास बैठकर उनके दुख सुख की बात करके लौटने के लिए तैयार होती। बुआ जी फिर बारी बारी से सबके गले लगती तथा अपने पल्लू से आंखें पोंछती हुई बग्गी में बैठ जाती। राम शरण बग्गी हाँक देता और हम उसके पीछे पीछे थोड़ी दूर तक जाते। मोहल्ले के और भी बच्चे हमारे साथ होते। बुआ जी के बग्गी में आने की बात एक बड़ी बात मानी जाती थी उन दिनों। अलीगढ़ में समय समय पर मेले लगते। दशहरा तथा रामलीला के दिनों में तो कई मेले लगते। काली की सवारी वाले दिन मेला, भरत मिलाप वाले दिन मेला, सरयू पार करने वाले दिन, अचल ताल में नाव चलती, उस दिन भी मेला। मेले में लोग तरह तरह की चीज़ें बेचते, खाने पीने की चीज़ें, खिलौने की चीज़ें और ना जाने कितनी अनेक चीज़ें। एक बांस के डंडे पर पतले वरक से बनाई फूल नुमा फिटकरियाँ टंगी रहती किसी के पास, तो किसी के पास दफ्ती को गोलाई में मोड़कर बनाई गई बजने वाली सीटियाँ होती। जैसे ही मुंह पर लगाकर हवा मारते, कुछ पैनी सी आवाज़ दोनों किनारों पर लगी पन्नी पर टकराने से आती। कीमत होती 1 पैसा। तिलक राज के पास मेले में घूमते समय हमारे मन में द्वंद्व उठता कि क्यों ना हम भी कोई चीज़ बनाकर मेले में इसी तरह से बेचें, जिससे हम कुछ पैसा कमाकर घर की स्थिति को सुधार सकें। हम यह भी जानते थे कि हमारा उद्देश्य कुछ भी हो, पर पिताजी की प्रतिष्ठा को देखते हुए यह सब करना उचित नहीं था। कोई ना कोई तरीका तो निकालना ही था इसका। घर में तार में लगे पोस्ट कार्डों की पुरानी चिट्ठियों को निकाला, उन्हें साफ किया, बाजार से लाल तथा हरे रंग की पन्नियाँ खरीद कर लाए तथा बाजार में बिकने वाली दफ्ती की सीटी हमने तैयार कर ली। ट्रायल के बाद काफ़ी सारी सीटियाँ बना डाली तथा आंगन में धूप में सुखाने के लिए रखकर उनके सूखने का इंतज़ार करते रहे। पोस्ट कार्डों से बनी सीटियाँ हवा आने पर आंगन में इधर उधर नाचती। कहाँ कहाँ की चिट्ठियाँ थी वे, कोई दुख की थी तो कोई सुख की समाचारों से भरी थी।
तरह तरह की लिखावट से लिखी, तरह तरह के स्याहियों से रंगी अपने अपने भावों को प्रकट करती थी वे चिट्ठियाँ। एक किनारे बैठे बैठे सोचते रहते, नई कल्पनाओं के साथ उनका हिसाब लगाते कि अगर 1 पैसे के हिसाब से बिकी तो 40 सीटियों से 7 आना मिलेगा। 10 आने में तो बहुत कुछ हो सकता है। 7 दिनों की सब्जी का खर्च निकल सकता है। 1 आने की पूरी मूली की एक लंबी गड्डी ले लो, पत्तों से एक दिन भुजिया बना लो या उन्हें कूट कर पतला साग बना लो। पत्तों के बाद बची 8 मूलियों को गोलाई में काट कर सूखी सब्जी बना लो। चल गया 2 वक्त का काम सिर्फ 1 आने में। सब्जी के साथ ना जाने कितनी और चीज़ें डलेगी, इस ओर ध्यान नहीं जाता हमारा। हमारी सीटियों का पहला ग्राहक बना तिलक राज। ग्राहक बनने में दोस्ती का ध्यान अधिक था, उसकी क्वालिटी का कम। सीटियों को मेले में कैसे ले जाएं? अगर कोई देख लेगा या पिताजी जान जाएंगे तो बहुत ही ठेस लगेगी उनके मन को। हम अपने मन में दबाव की भावनाओं से घिरे रहने के कारण सीटियों को मेले में बेचने का निर्णय ले ही नहीं पाए और तिलक राज को उसी की इच्छा से 7-8 सीटियां बेच दी। वह भी कितनी खरीदता और कितनी बजाता उन सीटियों को, और भी तो काम थे उसको। एक दिन अचानक तिलक राज की माँ तिलक राज को खींचती हुई शाम को हमारे दरवाजे पर आ खड़ी हुई तथा हमारी सीटियों के बेचने की बात पिताजी से कह डाली। आरोप भी लगाया कि आपके लड़के ने हमारे लड़के को फुसलाकर ठग लिया है, जबरदस्ती उसको सीटियां दे देकर पैसे ऐंठता जा रहा है। तिलक राज माँ के साथ मुंह नीचा किए खड़ा रहा। एक भी शब्द उसके मुंह से नहीं निकल पा रहा था। शायद माँ उसे काफ़ी धमका कर लाई थी। हमने देखा कि पिताजी को इसके लिए काफ़ी शर्मिंदा होना पड़ा। एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकल पा रहा था। जब ये दुखी होते थे तो उनका खिचड़ी नुमा दाढ़ी से भरा चेहरा शांत या दूसरी तरह का हो जाया करता था। वे अपने मौन में हमें सिर्फ बुझे बुझे से देख भर रहे थे, जैसे कह रहे हो कि मुझे सुख मिले उसकी चाहना नहीं है, पर कम से कम बेमतलब दुख को क्यों बुलावा दे रहे हो तथा क्यों स्वयं पर मुझे शर्मिंदगी के कगार पर खड़ा कर रहे हो। तिलक राज ने भी हमारे ठगने की बात को गवाही देकर पक्का कर दिया। पिताजी ने अपनी बनियान की छाती वाली जेब से पैसे निकालकर तिलक राज की माँ को देकर क्षमा याचना की और उन्हें विदा किया। बिना हमारी ओर देखे राज माँ के साथ चला गया। माँ उसे बीच बीच में धमकाती ले गई पकड़कर। गली में हमारे घर से उपजी इस अस्वाभाविक घटना के लिए उत्सुकतावश लोगों ने आपस में कानाफूसी करते हुए अपना समय गुजारा। पिताजी अपनी गाढ़ी कमाई को बनियान के सामने की जेब में ही रखते। उनकी सिलाई दोहरी होती। उनमें रखे गिने चुने पैसों में से इस तरह कम हो जाने से हमारा मन चित्कार कर उठा। हम लंबे कमरे के एक कोने में बैठकर ग्लानि भरे मन में सोचते रहे। ना कभी पिताजी ने हमसे इन घटनाओं के बारे में सफाई मांगी और ना ही हमने सीटियों को बेचने का उद्देश्य बताया। वे अपने अंतिम समय तक भी ना जान पाए कि घर की आर्थिक स्थिति के प्रति हमारी चिंतामयी भावना के बारे में, जो हमारे बचपन की नर्म भावनाओं का एक मुख्य भाग बन गया था। उस समय खरका धोती कुर्ता पहने पिताजी को देखकर शायद ही कोई अनुमान लगा सके कि वे किसी समय हॉकी के एक अच्छे खिलाड़ी थे। कभी घर में अच्छा खासा कारोबार था, पैसे की कमी नहीं थी। देश की आज़ादी के अभियान में पिताजी के शामिल होने तथा लंबी बीमारी के बाद मां की मृत्यु के बाद सब कुछ बदल गया तथा इस अभाव की स्थिति में आ गए थे हम सब। उनके पास अक्सर गरीब निर्धन लोग अपनी आर्थिक तथा घरेलू समस्याओं को निपटारे के लिए आया करते थे तथा उनके निर्णय को सर आंखों पर रखते थे। अपने बचपन के उस काल में पिताजी को उन परिवारों की समस्याओं के साथ आत्मसात होते देखा था हमने कई बार। अपने पैसों को जोड़कर हम एक बार एक प्लास्टिक का रेजर लाए थे उनकी खिचड़ी नुमा दाढ़ी को घर में ही बनाने के लिए। काले रंग के उस रेजर को हम हर माल 1 आने के सामान में से खरीद कर लाए थे। ऐसा करने से हमें बहुत ही संतोष मिला था, यह सोचकर कि हम उनके लिए कुछ कर पा रहे हैं, कुछ लायक ना होते हुए भी। करीब 20-21 साल के बाद हमारी अलीगढ़ के बाजार में तिलक राज से एक दिन भेंट हुई। गले में बाहर निकाली हुई सोने की चेन, हाथ की हर उंगली में बाधाओं से मुक्ति पाने के मंत्रों की फूंकी हुई अलग अलग धातुओं से जड़ी अंगूठियां,
तथा शरीर पर चटक गुलाबी रंग का सफारी सूट पहने उस तिलक राज को एक बार में पहचानना हमें कठिन लगा। बीच में एक बहुत लंबा दौर गुजर गया था तथा 5वीं कक्षा की सीटी वाली बातें समय की परतों से ढक गई थी। इस बीच तिलक राज से हमारा भी पूरी तरह संपर्क ही नहीं रहा था। देखते ही कुछ छोटी मोटी बातों के बाद सीधे ही प्रश्न किया तिलक राज ने हमसे, क्या कर रहे हो कानपुर में? एक सरकारी नौकरी, हमने जवाब दिया। कितना पा जाते हो? तिलक राज ने दूसरा प्रश्न दागा। यही गुजारा चल जाता है, हमने दबते हुए बताया। फिर एक ही सांस में तिलक राज ने अपनी तरक्की की किताब ही खोल डाली। एक होटल, एक ड्राई क्लीनिंग की दुकान, एक लोहे की बर्तन की मेन बाजार में दुकान और उसके बाद मथुरा रोड पर बहुत बड़ा खरीदा हुआ प्लॉट। उसकी सड़क पर कुछ फासले पर हमारा टूटा फूटा मकान था। उसको खरीदने की बातें करने लगा क्योंकि उसके अनुसार हमें तो बाहर ही रहना है, तो उसका हम क्या करेंगे। भले ही हम उस समय डिफेंस R&D के सरकारी क्लास 1 गैजेट ऑफिसर थे, मोहर लगाकर कापियाँ अटेस्ट करते थे सच को पूरा सच साबित करने के लिए, पर मानसिक रूप से हम वही बचपन वाले थे। तिलक राज का रुआब पूरा पक्का था। जिस आदमी को बेमतलब ही सीटी खरीदकर एहसानों से दबा दिया गया हो, वैसी ही प्रवृत्ति थी हमारी। उस दिन से ही उसके रुआब से दबते जा रहे थे हम। हमें लगा कि तिलक राज भले ही बहुत संपन्न तथा ऊंचा हो गया हो, पर उसके पैर जमीन की सतह से चिपके नहीं थे। उसके बीच में एक हवा की परत उसे जीवन की मान्यताओं से अलग कर रही थी। हमें लगा कि अवश्य ही वह न जाने कितनी मजबूर हताश लोगों की सीटियां खरीदते हुए, उन्हें लज्जित करते हुए तथा उनकी कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हुए वहां तक पहुंचा है। वह तो इस गलत फहमी में ही रहा होगा कि हर समस्या की निदान उसकी हर उंगली में पहनी विभिन्न धातुओं की अंगूठी में है, जिसके कारण वह यहाँ तक पहुँचा है। उसने शायद पलट कर भी देखने की कोशिश ना की होगी कभी। वह शायद अपनी ही कहानी भूल गया होगा कि उसकी माँ का कितना बड़ा योगदान है इसमें, जो लोगों के कपड़े सिल सिल कर तिलक राज तथा उसकी 3 बहनों का पालन पोषण कर रही थी। उस दिन हमसे काफ़ी देर बातें करते हुए उसे एक बार भी अपने अतीत याद नहीं आया और ना ही याद आई उससे जुड़ी मान्यताएं। बस अपनी सेखियां बघाड़ने के दलदल से ही नहीं निकल पाया वह।